जी सर। थोड़ी देर मेरी माँ के साथ रहो। क्या? मत मारो मुझे प्लीज। कुछ फिल्में होती हैं जिनके लिए किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, और साउथ कोरियन मूवीज मशहूर हैं मास्टरपीस मूवी स्टोरीज के लिए। सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि इस मूवी की स्टोरी तुम्हारे दिमाग में घूमती रहेगी। इस मूवी के हर स्टेप पर ढेर सारे ट्विस्ट भरे हुए हैं। ऐसी ही एक बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेकर आया है फिल्म एक्स स्टोरी कन्फेशन ऑफ मर्डर। उसका नाम है चोई हियंगू। तो क्योंकि ये कोरियन मूवी है इसलिए यहाँ के नाम थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो हम उसे शॉर्टकट में चोई कहकर बुलाएंगे। ये एक पुलिस डिटेक्टिव है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा था। उसी समय किसी को मारते हुए एक नकाबपोश आदमी वहां आ जाता है। उसे रोकने की कोशिश में वो नकाबपोश आदमी पहले एक महिला को ढाल बनाता है भागने के लिए, और फिर जब कोई और रास्ता न दिखता तो उस महिला का गला काटकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद चोई उस आदमी का पीछा करता है। यह हत्यारा एक ऐसा सीरियल किलर है जिसने पहले ही 10 मर्डर कर दिए हैं। एक बार ऐसा लगा कि चोई उसे पकड़ लेगा, लेकिन उल्टा हो गया। चोई पर हमला कर देता है वो नकाबपोश आदमी, और चोई के गाल पर गहराई से छुरी से काट देता है। भागते समय वो नकाबपोश आदमी कहता है, तुझे ऐसे नहीं मारूंगा, और भी बड़ा सरप्राइज है तेरे लिए, और जिस दिन तेरी मां का गला काटूंगा उस दिन तू सबसे बड़ा सरप्राइज पाएगा। भागते हुए चोई उसे गोली मारता है, लेकिन वो नकाबपोश आदमी अंधेरे में गायब हो जाता है। इस घटना को 15 साल बीत चुके हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, साउथ कोरिया में एक कानून है, अगर कोई अपराधी अपने अपराध करने के 15 साल के अंदर पकड़ा नहीं गया, यानी पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई, तो उसे फिर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वो आम इंसानों की तरह जीवन जी सकता है। कानूनन उसे उस अपराध के लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो आज का दिन था 15 साल की उस अवधि का आखिरी दिन, यानी आज के बाद अगर वो अपराधी खुलेआम भी घूमे तो भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, या उसे उन हत्याओं के लिए सजा नहीं दी जा सकती। चोई ये खबर एक रेस्टोरेंट में बैठकर टीवी पर देख रहा था। इसी समय चोई के पास एक कॉल आता है। एक लड़का कहता है, दादा मैं जा रहा हूं, तुम अपना ध्यान रखना, मैं अपनी मां के पास जा रहा हूं। चोई चिल्लाकर कहता है, तू ये नहीं कर सकता, तू ये मत कर। कहकर चोई दौड़ पड़ता है। लड़का आत्महत्या कर रहा था। चोई कहता है, मत कर, क्या मां ऊपर से देखकर खुश होगी कि तू आत्महत्या कर रहा है? तू तो जानता है मां तुझसे कितना प्यार करती थी। अगर आज मां जिंदा होती तो क्या तुझे ऐसे देख पाती? वो कितनी दुखी होती। लड़का रोने लगता है। रोते हुए लड़का कहता है, तुम मेरे सगे दादा नहीं होने के बावजूद भी तुमने मुझसे सगे भाई से भी ज्यादा प्यार किया। मां के मरने के बाद तुमने मुझे पाला अपने भाई की तरह, लेकिन आज 15 साल का आखिरी दिन है। आज के बाद मेरी मां के कातिल को पकड़ा नहीं जा सकता। वो अभी भी जिंदा है दादा, वो अभी भी सांस ले रहा है, लेकिन मेरी मां की आत्मा अब तक शांत नहीं हुई। मेरी मां का क्या दोष था? और आज के बाद उस हत्यारे को न गिरफ्तार किया जा सकता है, न सजा दी जा सकती है। इसका मतलब वो बच निकला, उसे कोई सजा नहीं मिलेगी, और मैं ये सहन नहीं कर पा रहा। मेरे सीने में जो दर्द है वो अब मैं और नहीं झेल सकता। दादा मुझे माफ कर दो। ये कहकर वह ऊपर से कूद जाता है और एक गाड़ी के ऊपर गिरता है। उसके मुंह पर शीशे की वजह से कट लग जाते हैं और चेहरे से कई जगहों से खून बहने लगता है। इस तरह 2 साल बीत जाते हैं। उस दिन सुबह टीवी पर न्यूज में दिखाया जाता है 15 साल पहले का वो सीरियल किलर फिर से लौट आया है, और वह इस बार अपने चेहरे के साथ टीवी पर आ रहा है। वह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, और वह जिन हत्याओं को अंजाम दिया था उन अनुभवों पर उसने एक किताब लिखी है। आज वह किताब पब्लिश होने वाली है, और क्योंकि इस घटना को 17 साल बीत चुके हैं और कानून के मुताबिक अगर 15 साल पार हो जाते हैं तो उस अपराधी को पकड़ा नहीं जा सकता, इसलिए वह अब सबके सामने निर्भय होकर आया है। वह अपना नाम बताता है। उसका नाम है ली ड्यूक स्नेक। हम उसे संक्षेप में ली कहेंगे।
तो ली से पत्रकार पूछते हैं, आप अचानक 15 साल बाद चेहरा क्यों दिखा रहे हैं? ली कहता है, असल में मैंने इतने सारे मर्डर किए हैं, अब पछतावा होता है, इसलिए ये किताब लिखी थी। इस किताब में डिटेल है कि उसने ये मर्डर क्यों किए। एक पत्रकार ने पूछा, आपको मर्डर करते वक्त अफसोस नहीं हुआ? अब क्यों अफसोस हो रहा है? जवाब में वो बस हल्का सा मुस्कुराया। मुस्कुराते हुए कहा, कुछ तो है, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। ये सारे मर्डर करके मैंने बिल्कुल सही नहीं किया। उनके परिवार वालों को कितना दुख हुआ होगा, ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इस किताब में मेरे बारे में तुम लोग और भी बहुत कुछ जान पाओगे। पत्रकारों में से एक पूछता है, लेकिन आपके पास क्या कोई सबूत है कि आप ही असली सीरियल किलर हो? ली कहता है, बिल्कुल है, सबूत है, ये किताब, इसमें मैंने सब कुछ डिटेल में लिखा है। और लास्ट मर्डर की रात डिटेक्टिव चोई ने मुझे गोली मारी थी। वो गोली मेरे गले के पास लगी थी। उस गोली का निशान आज भी है। ये कहकर वह अपनी शर्ट उतार कर वह निशान दिखाता है और साथ में ये भी कहता है, सॉरी डिटेक्टिव चोई, आपके चेहरे पर मैंने चाकू से जो कट मारा था उसके लिए मेरा दिल रोता है। पता नहीं मैंने इतने सारे मर्डर क्यों किए। मैंने परिवार के लोगों को मारा है। उन लोगों से मैं माफी मांगना चाहता हूं। समझे बात? खून का ये नाटक देखो। चोई अपने पुलिस स्टेशन जाता है और बाकी ऑफिसर्स से चर्चा करता है कि क्या ली को गिरफ्तार करने का कोई तरीका है। वो कहते हैं, नहीं, ली को अब गिरफ्तार करने का कोई तरीका नहीं है। 15 साल तो 2 साल पहले ही पूरे हो चुके हैं। इसी दौरान वहां ली आ जाता है और प्रेस मीडिया को भी साथ लाता है। ली दिखने में बहुत खूबसूरत था और अपने इस नरम मिजाज और पछतावे की वजह से वह लोगों के दिलों में जगह बना लेता है, बहुत पॉपुलर हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो चोई के पास आता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन चोई उसके हाथ पर थूक फेंक देता है। इसी दौरान ली चोई के कान में कुछ कहता है और वहां से जाने लगता है। चोई पीछे से चिल्लाकर उसे पुकारता है, ली, आज लंच किया तूने? ली थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है, क्यों? तब चोई कहता है, ये देख, मैं तो चाउमीन तक नहीं खा सकता और ये लोग मर्डर करके भी चाउमीन खा रहे हैं। तो जो भी हो, ली दिन पर दिन और ज्यादा पॉपुलर होने लगा और उसकी किताब बेस्ट सेलर बन गई, यानी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब। लेकिन कुछ लोग ली द्वारा किए गए हत्याओं को माफ नहीं कर सके। उनमें से एक थी हैन जियो साओ। उनकी बेटी आज तक लापता है। उसकी बेटी को वो नकाबपोश कातिल 15 साल पहले उठाकर ले गया था और इतने सालों के बाद आज जब ली सामने आया तो उस औरत ने उसे देख लिया और वह औरत चाहती थी कि उसकी बेटी वापस लौट आए। इसीलिए वह महिला, जिसका नाम हैन जियो था, एक टीम बनाती है। उस टीम में ऐसे लोग शामिल थे जिनके परिवार के किसी न किसी सदस्य को उस नकाबपोश हत्यारे ने मारा था। और इस टीम में कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट भी थे जो हथियार चलाने या तरह तरह के जहर बनाने में माहिर थे। तो उस टीम के लोग ली को मारने की योजना बनाते हैं। ली के बारे में सारी जानकारी जुटाई जाती है, वो कब क्या करता है, कहां जाता है, सब। और पता चलता है कि ली एक होटल एको गार्ड उनके स्विमिंग पूल को हर दिन किराए पर लेता है। वह वहां थोड़ी देर तैराकी करता है और उसके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। उसी समय कुछ करना होगा, यही योजना बनती है। प्लान के मुताबिक उस दिन होटल के सफाई कर्मचारी के भेष में टीम का एक सदस्य वहां आता है और जब ली स्विमिंग पूल में उतरता है तब वह सिक्योरिटी गार्ड की नजरों से बचकर कुछ जहरीले सांप पानी में छोड़ देता है। इन सांपों का जहर जानलेवा नहीं था, यानी किसी की जान नहीं ले सकता था, लेकिन इंसान को बेहोश या कमजोर कर सकता था। ऐसे ही कुछ चुने हुए सांप लाए गए थे। एक सांप ली के गाल पर काटता है। ली को जल्दी जल्दी होटल से बाहर लाया जाता है और वहां उनकी टीम के बाकी 3 लोग एम्बुलेंस लेकर मौजूद रहते हैं। लेकिन असली मुसीबत तब होती है जब वहां सच में एक असली एम्बुलेंस आ जाती है और ये लोग पकड़े जाते हैं। किसी तरह से वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं और पीछे से ली के गार्ड उनका पीछा करते हैं। इसी समय डिटेक्टिव चोई को एक कॉल आता है कि ली को किसी ने किडनैप कर लिया है। चोई उनका पीछा करता है। उसी दौरान अचानक ली को होश आ जाता है जब कार चेजिंग चल रही होती है और वो उस गाड़ी से छलांग लगाकर चोई की गाड़ी में कूद पड़ता है। लेकिन वो लोग किसी भी हाल में ली को पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। आखिरकार वो लोग ली को पकड़ लेते हैं और अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल जाते हैं। डिटेक्टिव चोई उन्हें रोकने और ली को बचाने की कोशिश करता है,
जो लोग ली को किडनैप किए थे उन्हें वो अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि उनके परिवारों से कोई न कोई 17 साल पहले उस नकाबपोश कातिल के हाथों मारा गया था। चोई उनके मोबाइल फोन को ट्रैक कर उनका लोकेशन पता करता है और पहुंच जाता है उस जगह जहां ली को रखा गया था। यहां एक बात थोड़ी खटकती है। चोई तो खुद भी ली को मारना चाहता था, तो फिर वो उसे किडनैपर्स से बचाने क्यों गया? इसका जवाब बाद में मिलेगा। चोई एक प्लान बनाता है। उस प्लान के मुताबिक वो एक नाइट विजन मास्क पहनता है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें, नाइट विजन मास्क एक चश्मा होता है जिसकी मदद से अंधेरे में भी साफ देखा जा सकता है। जब वो लोग ली पर अत्याचार कर रहे होते हैं तब चोई वहां की लाइट बंद कर देता है और ली को वहां से भगाने लगता है। वो लोग समझ जाते हैं। वो औरत कहती है, ली को कोई लेकर भाग रहा है, उसे रोको। वे कोशिश भी करते हैं, लेकिन चोई ली को वहां से लेकर भाग जाता है। इधर एक टीवी चैनल एक स्पेशल शो में ली और डिटेक्टिव चोई को लेकर एक डिबेट करना चाहता है, क्योंकि ली उस वक्त बहुत ज्यादा पॉपुलर था। उधर वो एक ऐसा कातिल था जिसने अपनी हत्याओं पर खुद एक किताब लिखी थी और उन हत्याओं के लिए पछतावा भी जताया था। तो ऐसा हॉट टॉपिक कोई भी चैनल दिखाएगा, क्योंकि मामला टीआरपी का होता है। और डिटेक्टिव चोई को डिबेट में बुलाया गया क्योंकि वही उन हत्याओं की जांच कर रहा था। तो सब कुछ मिलाकर एक डिबेट होने वाला था। अब जो लोग नहीं जानते डिबेट क्या होता है उन्हें बता दूं, टीवी चैनलों पर कुछ लोग आते हैं और कुत्तों की तरह लड़ते हैं, बिना सिर पैर के बातें होती हैं। उसी को आधुनिक डिबेट कहा जाता है। जब उस डिबेट की तैयारी चल रही थी तभी पुलिस स्टेशन में आती है वही महिला जिसने ली को किडनैप कराया था और जिसकी बेटी को वो नकाबपोश कातिल कभी लौटाकर नहीं लाया। वो आती है और चोई की तरफ देखती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो चोई को जोर से एक थप्पड़ मारती है और फिर वहां से चली जाती है। चोई लेकिन उस महिला को कुछ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता और उस महिला का चोई से क्या रिश्ता है, ये सब बाद में पता चलेगा। इधर वो लड़की जो उन किडनैपर्स की टीम में थी, जिसका नाम था पंपकिन, वो एक बैग लेकर रात के वक्त पंपकिन बाहर निकलती है। उसके पापा उससे पूछते हैं, इतनी रात को तू कहां है? वो अपने पापा से कहती है, पापा मैं एक बात कबूल करने जा रही हूं। उधर उस रात तय समय पर डिबेट शुरू होता है। टीवी एंकर बोलते हैं। यहां बता दें कि टीवी एंकर का मतलब होता है वो इंसान जो शो को होस्ट करता है। तो एंकर को यह कहते हुए सुना जाता है, ली की किताब कंफ्यूजन ऑफ मर्डर की 3 मिलियन कॉपियां बिक चुकी हैं और उससे $2 मिलियन का मुनाफा हुआ है। हम जानते हैं जब कोई किताब छपती है तो किसी प्रकाशन संस्था पब्लिशिंग हाउस के जरिए छपती है। तो ली की किताब जिस प्रकाशन संस्था ने छापी थी उससे पूछा गया, आपने इस तरह की किताब क्यों पब्लिश की? एक सीरियल किलर जिसने कई हत्याएं की, उसने अपनी कहानियां लिखी हैं, आपने ऐसी किताब क्यों छापी? वो लड़की कहती है, मिस्टर ली मेरे पास आया था और कहा था कि उसे अपने किए गए हत्याओं पर पछतावा है। वो चाहता था कि लोग उसके मन की हालत समझें। वो यह भी चाहता था कि कोई और ऐसी गलती दोबारा न करे, कभी किसी की हत्या करने की न सोचें। इसलिए उसने किताब लिखी। वो लड़की यह भी कहती है कि ली ये बातें कहते हुए उस दिन बहुत ज्यादा रो रहा था, इसलिए मैंने उसकी किताब पब्लिश कर दी। वहीं दूसरी ओर वो महिला और उसकी टीम टीवी पर यह शो देख रही होती है। इस दौरान चोई कहता है, ली असली कातिल नहीं है। अगर तू असली कातिल है तो बता, तेरा आखिरी शिकार जो एक लड़की थी, उसकी लाश तो कभी मिली ही नहीं। वो लड़की कहां है? उसके साथ तूने क्या किया? ली जवाब देता है, मैंने ऐसी कोई हत्या नहीं की, मैंने तो सिर्फ 10 मर्डर किए थे। आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। इस पर चोई कहता है, अच्छा अगर तू असली कातिल है तो बता, जिस दिन हम आखिरी बार मिले थे तूने मुझे क्या कहा था? ली कहता है, देखो 17 साल बीत चुके हैं, मुझे वो बातें याद नहीं हैं। उसी वक्त शो का एंकर दोनों को रोकता है और कहता है, ठीक है अब हम कुछ कॉल्स लेंगे। कुछ लोग हैं जो इस शो को लाइव देख रहे हैं और वे हमारे दिए गए फोन नंबर पर कॉल करके आप दोनों से सवाल पूछना चाहते हैं। तो इस तरह 2-3 लोग लाइव कॉल करके सवाल पूछते हैं और उन सवालों के जवाब देते हैं ली और चोई। इसके बाद एक और कॉल आता है। एंकर कहता है, सर क्या आप अपना नाम बताएंगे? वो आदमी हंसते हुए कहता है,
तू मेरे नाम का क्या करेगा? ऐसा कर, मुझे प्यार से जो चाहे वो नाम दे के बुला ले। एंकर कहता है, ठीक है, नाम जरूरी नहीं, आपका सवाल क्या है? वो आदमी कहता है, मैं मिस्टर ली का बहुत बड़ा फैन हूं। ली सर, क्या आप जानते हैं कि चोई सर 100 मीटर दौड़ने में कितना वक्त लेते हैं? ली जवाब देता है, मैं ये कैसे जान सकता हूं? वो आदमी कहता है, चोई सर 100 मीटर दौड़ने में 12 सेकंड लेते हैं, कम से कम 17 साल पहले तो लेते थे। फिर वो पूछता है, आपकी किताब में पढ़ा कि जब चोई सर ने आपको पकड़ने की कोशिश की थी तो आपने बैक फ्लिप जंप किया था भागने के लिए। तो क्या आप मार्शल आर्ट्स या जूडो कराटे जानते हैं? क्योंकि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में बैक फ्लिप करने के लिए मार्शल आर्ट्स की जानकारी जरूरी होती है। ली कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप किस तरह के सवाल कर रहे हैं और मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं। तभी वो आदमी चौंकाने वाली बात कहता है, तू मुझे समझ ही नहीं पाएगा और शायद यही वजह है कि 17 साल हो गए फिर भी मैं पकड़ा नहीं गया। यह सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। क्या असली कातिल ने खुद फोन किया था? चोई वहां से दौड़कर निकल जाता है फोन को ट्रैक करने के लिए। फोन ट्रैक किया जाता है और जो पता चलता है वो देखकर सबका दिमाग हिल जाता है, क्योंकि वो कॉल आया था चोई के खुद के घर के लैंडलाइन से। चोई हैरान रह जाता है क्योंकि घर में उसकी मां अकेली है। वो भागकर घर की तरफ निकलता है। उधर ली शो से बाहर आता है और पत्रकार उसे घेर लेते हैं। पत्रकार सवाल करते हैं, आपने झूठ मूठ एक कातिल होने का नाटक क्यों किया? ली कहता है, देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो आदमी झूठ बोल रहा था। कोई भी व्यक्ति अचानक फोन करके अगर कहे कि वो असली कातिल है तो क्या मैं मान लूं? बिल्कुल नहीं, असली कातिल मैं ही हूं और इसीलिए मैंने उस किताब में हर बात डिटेल में लिखी है। इसी दौरान वो लड़की जिसने अपने पापा से कहा था कि वो कुछ कबूल करने जा रही है, असल में वो ली को मारने आई थी। वो ली पर हमला कर देती है और फिर वो पकड़ी जाती है। उधर चोई जब अपने घर पहुंचता है तो वहां एक चिट्ठी पाता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है, तुझे बोला था ना, तेरी मां की गर्दन मैं गला काट दूंगा। चोई अपनी मां को जोर से चिल्लाकर बुलाने लगता है। उसकी मां बाहर आ जाती है। कातिल ने उसे कुछ नहीं किया था। चोई अपनी मां को गले लगाकर रोने लगता है और कहता है, मां, कुछ दिन तक घर से बाहर मत निकलना। उसकी मां कहती है, तुझे क्या हो गया है? तू बिल्कुल बदल गया है। चोई कहता है, कुछ नहीं मां, सब ठीक हो जाएगा। जब वे ये बातें कर रहे थे तभी चोई देखता है सामने की बिल्डिंग की खिड़की से कोई हाथ हिलाकर उसे बुला रहा है। चोई दौड़कर वहां जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि एक डीवीडी और एक छुरी वहां पड़ी है। डीवीडी चलाने पर 2 वीडियो सामने आते हैं। पहले वीडियो में दिखता है कि चोई की मां सो रही थी और कातिल ने उसे चादर ओढ़ा दी। दूसरे वीडियो में दिखता है एक लड़की जिसका नाम जून सुइन है। वो रोते हुए कह रही है, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे पैरों में पड़ती हूं, मुझे मत मारो। मास्क पहना हुआ कातिल कहता है, तुझे तो मरना ही होगा। देख, तेरे लिए नया कपड़ा लाया हूं। आ, मेरी छुरी तेरे गले में लगाऊंगा, धीरे धीरे काटूंगा, खून बहेगा, तू जैसे मुर्गी काटते हैं वैसे तड़प तड़प कर मरेगी। क्या शानदार नजारा होगा। लड़की कहती है, मैं उसकी आवाज एक बार सुनना चाहती हूं। यहां लड़की चोई की आवाज सुनना चाहती थी। अब सवाल उठता है, इस गुमशुदा लड़की का चोई से क्या रिश्ता है? ये आगे पता चलेगा। लड़की रोते हुए कहती है, मैं उसकी आवाज एक बार सुनना चाहती हूं। असल में कातिल ने उस दिन चोई को कॉल भी किया था। चोई ने कॉल उठाकर हेलो हेलो कहा था, मगर उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। सुनाई देता भी कैसे? कातिल ने उस लड़की का मुंह दबा रखा था। चोई वीडियो देखने के बाद जोर जोर से रोने लगता है। वह वीडियो फिर से चलाता है और उसे एहसास होता है कि उस वीडियो में बैकग्राउंड में एक रेडियो की आवाज थी। उस दिन राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे। चोई अपने साथी अफसर से कहता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, अब मैं भी खेल खेलता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहता है, मुझे लगता है ली सही कह रहा है, ली ही असली कातिल है, क्योंकि अगर वो असली कातिल न होता तो इतनी डिटेल में किताब नहीं लिख सकता था। उधर ली कहता है, मिस्टर जे एक नकली इंसान है। यहां बता दें, मिस्टर जे वही इंसान है जिसने फोन करके खुद को असली कातिल बताया था। बाद में उस इंसान का नाम बताया गया। मिस्टर जे, इस समय टीवी चैनल की तरफ से मिस्टर जे को डिबेट में हिस्सा लेने का प्रस्ताव दिया जाता है, लेकिन मिस्टर जे का ना तो फोन नंबर किसी को पता है, ना पता ठिकाना।
इसलिए वे एक पब्लिक एड, सार्वजनिक घोषणा करते हैं, मतलब सड़कों पर पोस्टर लगाते हैं कि मिस्टर जे को एक पब्लिक डिबेट में आना होगा, जो न्यूज चैनल पर लाइव दिखाया जाएगा। उस डिबेट में शामिल होंगे मिस्टर जे, डिटेक्टिव चोई और ली। और क्योंकि अब 17 साल बीत चुके हैं और नियम के अनुसार 15 साल के बाद किसी अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती, इसलिए मिस्टर जे बिना डर के सबके सामने आ सकता है और बयान दे सकता है। और उस डिबेट शो में ही तय होगा कि असली कातिल कौन है। इधर कुछ लोग मिलकर असली कातिल को मारने की योजना बनाते हैं। कातिल चाहे जो भी हो, डिबेट में उसका सच सामने आ जाएगा, और जब वो टीवी स्टूडियो से बाहर निकलेगा तो उसकी कार को ब्लॉक करके रोका जाएगा। वे एक पेन को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की योजना बनाते हैं। पेन में स्याही की जगह सांप का झर भर दिया जाता है, क्योंकि बंदूक ले जाना संभव नहीं है उस टेलीविजन शो में, लेकिन पेन तो कोई भी कहीं भी ले जा सकता है। इसलिए पेन की निब में से स्याही निकालकर झर भर दिया जाता है। डिबेट तय समय पर शुरू होता है। मिस्टर जे अब तक नहीं आया था। एक महिला दर्शकों में बैठी होती है। तभी वहां एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी में एक मास्क पहना हुआ आदमी होता है। वो मास्क वाला आदमी वहां मौजूद लेडी गार्ड से कहता है, ऐ मोटी, दरवाजा खोल, गाड़ी में बैठ बैठ के बोर हो गया हूं, अंदर चलने दे प्लीज। फिर वो आदमी स्टूडियो में आता है, मास्क हटाता है और सब देखते हैं कि यही है वो शख्स जो खुद को असली सीरियल किलर कह रहा था। अब सवाल उठता है, ली और मिस्टर जे में असली सीरियल किलर कौन है? चोई सबसे पहले मिस्टर जे से पूछता है, तुमने जून सू के साथ क्या किया? क्या वो जिंदा है? मिस्टर जे सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है, सरप्राइज, सरप्राइज मी। चोय, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा जवाब, थोड़ा धीरे बोलने दो। और फिर वो उस जगह का नाम बता देता है जहां उसने जून सू की लाश छुपाई थी। देखा जाता है कि एक जगह से एक लड़की की लाश निकाली जा रही है। ये देखकर वहां बैठी उसकी मां फूट फूट कर रोने लगती है और चोई, मानसिक रूप से चोई पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। अब तक उसके मन में ये उम्मीद थी कि शायद उसकी प्यारी सून्यू जिंदा है, लेकिन आज वो आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। कितने अच्छे थे वो दिन जब चोई और सून्यू एक साथ वक्त बिताते थे। हाँ, चोई जिससे सच्चा प्यार करता था वो लड़की ही थी, जू सून्यू। उन दोनों के बीच गहरा प्यार था। उस दिन चोई ने सून्यू से शादी की बात भी की थी और सून्यू ने भी हाँ कर दी थी। उसी रात जब सून्यू घर लौट रही थी तो रास्ते में उसकी मां की मुलाकात चोई से होती है। वो चोई से कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरी बेटी से दूर रहो। मुझे तुमसे कोई व्यक्तिगत परेशानी नहीं है, लेकिन तुम पुलिस में काम करते हो, यही बात मुझे डराती है। कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी किसी मुसीबत में पड़ जाए। अब शायद आप समझ पाए होंगे कि उस दिन पुलिस स्टेशन में उस महिला ने चोई को थप्पड़ क्यों मारा था, और चोई ने उस थप्पड़ का कोई जवाब नहीं दिया था। उसने थप्पड़ इसीलिए मारा था क्योंकि जिसने उसकी बेटी को किडनैप किया था उसी ली को चोई ने बचाकर छोड़ा था। इसके बाद एंकर ली से सवाल करता है, मिस्टर ली, आप कुछ कहना चाहेंगे? मिस्टर जे ने तो सबूत दे दिए कि वही असली कातिल है। ली सबको चौंकाते हुए कहता है, मिस्टर जे सही कह रहा है, वही असली सीरियल किलर है। मैं सीरियल किलर नहीं हूं, और जो कंफ्यूजन ऑफ मर्डर नाम की किताब है वो भी मैंने नहीं लिखी। सभी हैरान रह जाते हैं। एंकर पूछता है, तो फिर वो किताब किसने लिखी? चोई कहता है, वो किताब दरअसल मैंने खुद लिखी है। सब दंग रह जाते हैं, ये क्या हो रहा है? तो फिर ली की असली पहचान क्या है? ली कौन है? चोई कहता है, ली मेरा वो भाई है जिसने आत्महत्या की थी, जिसके बारे में मैंने फिल्म की शुरुआत में आप सबको बताया था। और उसका चेहरा बुरी तरह कट फट गया था, पूरी तरह बिगड़ चुका था, लेकिन वो उस दिन मरा नहीं था। और उस टीवी स्टूडियो में उस डॉक्टर को भी बुलाया गया था जिसने ली की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की थी। अब यहां पर बता दें, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी क्या होती है। अगर किसी शरीर के हिस्से, खासकर चेहरे पर जलने या कटने से गहरा घाव हो जाए तो शरीर के किसी और हिस्से से मांस लेकर उस जगह की प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, जिससे एक नई शक्ल बनाई जा सके। तो इसी को कहते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। तो वो डॉक्टर कहता है, असल में उस दिन उसका चेहरा पूरी तरह तबाह हो चुका था,
लेकिन वो इंसान किसी तरह जिंदा था। मैंने उसके चेहरे पर सर्जरी करके एक बिल्कुल नई शक्ल बना दी थी, और ये सब करने को मुझे चोई ने कहा था। जई मिस्टर जे से कहता है, तू क्या सोच रहा था? सब कुछ तेरी प्लानिंग के मुताबिक ही चलेगा। तूने 10-10 मर्डर किए और चुपचाप घूमता रहा। तुझे कोई पकड़ भी नहीं पाया, और उसके बाद भी कोई तुझे जान ही नहीं पाएगा। तू जानता है, जो 10 मर्डर तूने किए थे उनमें सबसे पहला मर्डर था ली की मां का। तुझे पकड़ पाना मुमकिन नहीं था, तो मैंने मानसिक रूप से तुझे झटका देने की सोची, क्योंकि ऐसे सीरियल किलर जैसे तू है वो मर्डर करते हैं लोगों की नजरों में आने के लिए और खुद को मानसिक संतोष देने के लिए। इसलिए मैंने सोचा तेरे मर्डर के तरीके को ध्यान में रखकर एक किताब लिखूं और तेरी जगह किसी नकली इंसान को कातिल बना दूं। मैं जानता था अगर तेरे किए गए मर्डर का क्रेडिट कोई और ले लेगा तो तू चुप नहीं रह पाएगा, और जब वो किताब 3 मिलियन कॉपीज बेच डाली तब तू खुद ही बाहर निकल आया क्रेडिट लेने के लिए कि असल कातिल मैं हूं। मिस्टर जे हैरान रह गया और चारों ओर मौजूद लोग भी और ज्यादा चौंक गए। मिस्टर जे बोला, उफ, क्या दिमाग है तुम्हारा? 15 साल बीत चुके हैं, अब ये सब करने का क्या मतलब? अब तो मुझे कोई सजा नहीं मिल सकती, तो तुमने ये सब क्यों किया? सच बताओ ऑफिसर, क्या तुमने ये सब उस लड़की के लिए किया था, है ना? जई कहता है, रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनो। उसमें बैकग्राउंड में प्रेसिडेंट चुनाव की खबर चल रही है, और वो खबर 1992 की है। उस हिसाब से तुमने जून सुक को बहुत बाद में मारा था। जब तुमने उसका किडनैप किया तो उसे तुरंत नहीं मारा था, बल्कि 2 साल बाद मारा, और उसी हिसाब से तुम्हारे आखिरी मर्डर की तारीख से गिना जाए तो 15 साल अभी पूरे नहीं हुए। अभी भी आधा घंटा बाकी है, यानी मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूं। इतना कहकर चोई अपनी बंदूक की बट से मिस्टर जे के सिर पर जोर से वार करता है। सिर से खून बहने लगता है। फिर भी वो हत्यारा हंसते हुए कहता है, जानते हो चोई, वो लड़की, वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही बात करती थी। मरने से ठीक 1 दिन पहले तक सिर्फ तुम्हारा नाम ही लेती थी। आई हेट यू चोई, हर दिन तुम्हारा नाम सुनता था मैं। जानते हो, मैं उसके पीरियड्स का ध्यान रखता था, फिर भी पता नहीं कैसे वो प्रेग्नेंट हो गई। तुम्हारी प्रेमिका थी ना? हर दिन जब चाहे उसके शरीर से खेलता था मैं। फिर एक दिन बच्चा पेट में आ गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे बच्चों से बेहद नफरत है। इतना ध्यान रखने के बाद भी वो प्रेग्नेंट हो गई। मैंने सोचा दोनों को ही मार डालूं, और एक दिन मूड बना तो मार ही डाला। मरते वक्त उसका चेहरा देखकर इतनी हंसी आ रही थी जैसे पेट में दर्द होने लगा हो। धीरे धीरे उसका गला काटा था मैंने। खून बह रहा था, वो तड़प रही थी। कमाल का मजा आया था। और देखो, ये सब सुनते सुनते 6 मिनट भी निकल गए। ये सब निर्लज्जता और हैवानियत के साथ वह आदमी हंसते हुए बोलता रहा। चोई ये सब सुनकर भावनात्मक रूप से टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह गुस्से में गोली चला देता है, लेकिन वहां मौजूद लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और गोली जाकर लाइट पर लगती है। पूरी स्टूडियो अंधेरे में डूब जाती है। मिस्टर जे सुन यूं की मां को ढाल बनाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। ली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर जे ली के पैर में एक टूटी हुई लकड़ी घुसा देता है और भाग जाता है। ठीक उस रात की तरह चोई फिर से उसके पीछे दौड़ता है। आखिरकार वो उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन मिस्टर जे चोई को मारना शुरू कर देता है। फिर चोई उसे काबू में कर लेता है और लगभग मार ही देता है। उसी वक्त पुलिस आ जाती है। तब घड़ी में अलार्म बजता है और कानून के अनुसार अब उसे सजा देना संभव नहीं था। इसलिए झुंग यूं की हत्या के लिए भी उसे सजा नहीं दी जा सकती थी। तभी ली अचानक उसे मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन पुलिस ली को पकड़ लेती है। अब जून की मां, जो अपने साथ लाया हुआ जहर से भरा हुआ पेन निकालती है और मिस्टर जे को मारने जाती है, लेकिन चोई उसे रोक देता है। इस पर वह महिला बहुत हैरान हो जाती है, लेकिन और भी चौंकाने वाली बात यह होती है कि वही पेन चोई उसके हाथ से लेकर खुद ही मिस्टर जे के पेट में घोंप देता है। मिस्टर जे हंसता रहता है, वह क्रूर हंसी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समझ में आता है कि उसके पेट में वही जहर भरी पेन घोंप दी गई है। धीरे धीरे उसकी आंखों से खून बहने लगता है। मिस्टर जे को भयंकर पीड़ा होने लगती है। उसके मुंह से खून और झाग निकलने लगता है। तड़प तड़प कर मिस्टर जे की मौत हो जाती है।
उधर चोई को हत्या के जुर्म में 5 साल की सजा होती है। 5 साल बाद जब चोई जेल से बाहर आता है, वहां सुन यू की मां और बाकी सब लोग उसके स्वागत में मौजूद होते हैं। महिला आगे बढ़ती हैं और चोई के हाथ में वह घड़ी देती है जो सुन यू ने चोई के लिए खरीदी थी, उसे तोहफे में देने के लिए। वो पहली बार मुस्कुराते हुए चोई की तरफ देखती हैं और कहती हैं, उसकी मोहब्बत तुम्हें अंदर से ठीक कर देगी, इसे अपने पास रखो। चोई को याद आता है एक शाम एक प्यारी सी लड़की आंखों में आंसू लेकर उससे कह रही थी, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना चोई, कभी ऐसा मत कहना कि तुम मुझे छोड़ दोगे। अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं सच में एक दिन चली जाऊंगी, और देखना तब तुम बहुत रोओगे और फिर मुझे कभी वापस नहीं पा सकोगे। क्या तब तुम्हें दुख नहीं होगा चोई? और यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है। तो एक अनुरोध है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे जरूर शेयर करें, ताकि मैं ऐसे और भी अच्छे वीडियो बनाने की मानसिक ताकत पा सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि अगली बार जब कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।